चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे देंगे। 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा है तुमने कि मैग्नेट्स कितने टाइप के होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, क्या प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेट के बारे में। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मैग्नेट के बारे में पूरी तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन कर देते हैं पहले, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन चैप्टर आगे कंटिन्यू करने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ होंगी कभी कभी, तो पता होना चाहिए ना, तो बस ध्यान से देखना। बेसिक इंट्रोडक्शन। मैग्नेट क्या होता है पता है, व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, या फिर कह सकते हो कि जिसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, किसी भी दूसरी आयरन, निकल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, मैग्नेट दो टाइप के होते हैं बेटो, मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, परमानेंट मैग्नेट, सॉरी आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट। जो नेचुरली पाए जाते हैं वो नेचुरल मैग्नेट होते हैं, आर्टिफिशियल जो बनाए जाते हैं। अब जब नेचुरल पाए जाते हैं तो बनाए क्यों जा रहे हैं भैया? भैया जब नेचुरल मैग्नेट मिल रहे हैं हमें, तो भैया हम क्यों बना रहे हैं? जिससे कि देखो, जो आपका नेचुरल मैग्नेट होते हैं, उनकी जो पावर होती है या फिर उनकी जो अट्रैक्शन होता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, वो स्ट्रांग नहीं होती है, हल्की होती है। तो हम उसको कॉमर्शियल पर्पज़ या फिर किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते। तो क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में कौन कौन से आ जाते हैं? बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट अपने आप थोड़ी निकलता है धरती से, बनाया जाता है अलग अलग तरीके से, उस मैग्नेट बनाने के तरीके अलग होते हैं। ठीक है, उस पर नहीं जा रहे हैं अभी। बार मैग्नेट कैसा दिखता है? ऐसा कुछ, बार मैग्नेट कुछ ऐसा दिखता है, केक टाइप का, छोटा सा, मतलब लंबा सा, रेक्टेंगुलर शेप का। एक नॉर्थ पोल होता है, इसमें एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। और क्या क्या होते हैं, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट होता है, हॉर्स शू मैग्नेट, हाँ, कुछ ऐसे टाइप का। ये भी क्या होता है, इसमें भी एक नॉर्थ होता है पोल, इसमें भी साउथ पोल होता है। ठीक, और भी कई टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल नेचुरल में भी दो पोल्स होंगे ही, मैग्नेट है तो दो पोल होंगे ही होंगे। ठीक है, सेपरेट नहीं कर सकते हम आप पोल्स को। तो ये कुछ इस टाइप के होते हैं, और भी कई तरीके के होते हैं। मैग्नेटिक नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल कैसे होती है, तो कंपास में यूज़ होती है ना, इस टाइप से। इसमें भी नॉर्थ एक होता है, एक साउथ होता है, कंपास वाला। ये भी बेसिकली मैग्नेट ही होता है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। सबसे पहली तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ भाई? और एक प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगी, और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है मैग्नेट की, बताइए? हाँ, ये भी हो सकती है। नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर। दो दो बार मैग्नेट को दो बार मैग्नेट पकड़ो ऐसे, और दूसरा ऐसे, उसके नॉर्थ वाले को नॉर्थ वाले के पड़ोस में ले आओगे तो क्या होंगे, दूर भागेंगे। ठीक है, साउथ वाले को साउथ वाले के पास ले आओगे तो क्या होगा, दूर भागेंगे। तो लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। कितनी फोर्स से करते हैं वो भी है, टॉपिक है अलग। रिपेल करेंगे, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, और अनलाइक क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लाइक रिपेल्स। और अनलाइक जैसे, अनलाइक क्या होगा, अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स। समझ में आ गई बात? और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है बताओ, दिमाग लगाइए। हाँ, किसी भी मैग्नेट को अगर काट दो भी इससे, तो ये समझोगे कि जैसे मैं यहाँ से इसको तोड़ दूँ, ऐसे तोड़ दिया मैंने। अब क्या करोगे तुम, यार नॉर्थ मैंने अलग कर दिया, साउथ अलग कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये जब बीच से तोड़ोगे ना, तो दो टुकड़े हो गए, तो दो टुकड़े के भी यहाँ पे साउथ बन जाएगा या नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, दो मैग्नेटिक पोल को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते आप।
मैग्नेट का वो अभिन्न हिस्सा होते हैं, सेपरेबल नहीं होते हैं वो दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, सेपरेट नहीं कर सकते हम। और बताओ प्रॉपर्टी। हाँ, जैसे मैंने एक धागा लिया, उसमें बांध दिया मैग्नेट को, बार मैग्नेट बांध दिया सपोज, तो अपने आप को घुमाएगा, अपने आप किस डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेगा, जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। हमारी जो धरती की भी डायरेक्शन है ना नॉर्थ साउथ, उस डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट कर लेगा। तो ये अब बताऊंगा, इसमें नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल एक्चुअल में नाम नहीं होता है, इसका नाम होता है नॉर्थ सीकिंग पोल। क्या होता है? नॉर्थ पोल जो बोलते हो ना मैग्नेट पोल में, ये नॉर्थ पोल एक्चुअल में इसका बोल दिया जाता है, लेकिन हमने अभी पढ़ा है जैसे धरती का नॉर्थ है सपोज, ये अर्थ है, इसका नॉर्थ है कुछ, इसका साउथ है कुछ। अब मैंने सपोज को सस्पेंड कर दिया फ्रीली, तो तुम बताओ क्या नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ जाएगा? वो तो रिपेल कर रहा है। तो ये जो एक्चुअल में जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, वो उसको नॉर्थ पोल ना बोल के नॉर्थ सीकिंग पोल बोला जाता है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ जाता है ना वो, तो हम बोल देते हैं नॉर्थ पोल। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, ये जिस तरफ नॉर्थ पोल होगा, इसका नॉर्थ पोल नहीं बोलेंगे, इसको नॉर्थ सीकिंग पोल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में नॉर्थ पोल बोल दिया जाता है। तो बेसिकली चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हेन द बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, तो अपने आप को ओरिएंट किस तरफ कर लेता है, जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट orients in the direction of geographical नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में, जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ यानी धरती की नॉर्थ साउथ। जिस जो पोल आपका नॉर्थ की तरफ होगा, जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, उस पोल को क्या बोलोगे? नॉर्थ सीकिंग पोल, नॉर्थ को खोजने वाला पोल। तो भैया जो खोज रहा होगा वही तो पहुंचेगा पास में। तो नॉर्थ सीकिंग पोल, नॉर्थ वाला, मतलब जिस तरफ नॉर्थ होगा बार मैग्नेट का, उसको क्या बोलोगे? नॉर्थ सीकिंग पोल, शॉर्ट फॉर्म में नॉर्थ पोल बोल देते हैं। साउथ की तरफ जो होगा उसको साउथ सीकिंग पोल बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका हमने ओरिएंट कर लिया, जैसे ये यहाँ पे आ गया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल उसका मैग्नेट का। तो ये नॉर्थ पोल क्या है? नॉर्थ सीकिंग पोल है। साउथ क्या है? साउथ सीकिंग पोल है, ठीक है। बताया तो था मैंने, सर्कुलर के लिए नॉर्थ पोल कैसे निकालते हैं, साउथ पोल कैसे निकालते हैं। वो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, सोलोनाइड जो होता है, सोलोनाइड बताया था, उसमें एक जगह नॉर्थ पोल बन रहा था, एक साउथ पोल बन रहा था कि नहीं बन रहा था। और बेसिकली ऐसे जब कोई लूप है, तो लूप में अपने कोई भी लूप है, आप क्या कर लो, अपने चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे कैसा भी हो, अपने हाथों को करंट की डायरेक्शन में कर लो, करंट कैरिंग लूप। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो क्या होता है, करंट जरूर फ्लो होगा, तो अपने हाथों को करंट की डायरेक्शन में करिए, थंब जिस तरफ पॉइंट हो, थंब जिस तरफ जा रहा होगा वही नॉर्थ पोल होगा, सीधी सी बात है। और वो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी शो कर रहा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट समझते हो? वो मैग्नेट जो किसी कॉइल, रैप्ड कॉइल में करंट पास करके बनाया गया हो, ठीक। और सर्कुलर, अच्छा तुम कह रहे हो सर्कुलर कोई मैग्नेट है, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे पता करें? ठीक है, देखो उसमें क्या होता है, फिर उसको नीडल, मैग्नेटिक नीडल का यूज़ करो, कंपास वाली नीडल ले जाओ, जिस तरफ साउथ पोल होगा, मैग्नेट जो कंपास होगा उसकी साउथ, जिस तरफ नॉर्थ पोल होगा उस तरह कंपास का क्या होगा, साउथ पोल जाके चिपकेगा जाके, समझ रहे हो? ऐसे पता कर सकते हो। अब दिख तो रहा नहीं नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैग्नेटिक नीडल का यूज़ कर लो, कंपास का यूज़ कर लो। जो साउथ वाला होगा किस तरफ जाएगा? नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा ना उसको, समझ गए? तो कंपास तो होगा ही सबके पास, कंपास। अब इतने उत्सुक हो जाए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नापने में, तो कंपास भी रखोगे अपने पास। छोटे से आते हैं कंपास, छोटे छोटे, इतने छोटे, उनको आप रख दीजिए पड़ोस में। साउथ वाले की तरफ नॉर्थ वाला होगा कंपास की नीडल। अब साउथ वाले की तरफ साउथ वाली नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? रिपेल करते हैं, कैसे साथ में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे ये है सोलोनाइड है, ऐसे समझो, इसे ध्यान से देख लो, अच्छी चीज़ पूछी है तुमने। जैसे ये क्या है, सोलोनाइड है, मान लेते हैं इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, ठीक, मान लेते हैं, हमें नहीं पता करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है। तो आप मैग्नेटिक नीडल लेके जाओगे, तो यहाँ पे नॉर्थ वाली इधर होगी, साउथ वाली इधर आएगी। इसको ऐसे देखो ना, ऐसे रख के नीचे रख के देखो, तो बेसिकली साउथ वाला नॉर्थ वाले की तरफ ही रहेगा, और ये वाला अपोजिट रहेगा। अगर इधर लेके जाऊंगा तो मैं क्या हो जाएगी, आपकी साउथ वाली इधर आ जाएगी, नॉर्थ वाली इधर चली जाएगी,
अपने आप हो जाएगा वो। इसीलिए ये जो मैंने बताया ना कंपास की नीडल क्या है, ये साउथ सीकिंग पोल, साउथ सीकिंग नीडल होती है, ये साउथ सीकिंग, साउथ पोल को ढूंढ रही है। देखो समझ रहे हो, यहाँ पे नीडल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमें तभी तो ये पढ़ा कि सेम जो पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि तुम मैग्नेटिक नीडल का यूज़ करके कैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल पता कर सकते हो। आप ले जाइए किसी भी जिस कोने पे मुझे पोल पता करना है उस पर वहाँ पे क्या रख दो, मैग्नेटिक नीडल रख दो। अगर वहाँ पे साउथ पोल बन रहा होगा तो नॉर्थ वाला चिपक जाएगा उस पर जाके, ठीक। जैसे कोई बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक एक्सिस कौन सा होता है। अच्छा एक और चीज़ है, क्या ये नॉर्थ पोल बिल्कुल किनारे होते हैं, ये पोल्स होते हैं क्या बिल्कुल साइड में लगे होते हैं, नहीं, एंड के थोड़ा अंदर होते हैं, ये होते हैं बेसिकली। ये भी पढ़ा होगा शायद, पढ़ा था 10th में ये चीज़। ये पोल्स होते हैं पूरा ये एंड पे नहीं होते हैं, एंड से थोड़ा पहले होते हैं पोल्स, एंड से थोड़ा पहले होते हैं। ये जो होती है इतनी लेंथ को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ, बार मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लेंथ, यहाँ से लेके एंड बिल्कुल वाली जो होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ। और जो पोल से लेके पोल्स की दूरी होती है वो क्या बोल दी जाती है, मैग्नेटिक लेंथ। समझ में आ गई बात। पोल्स क्या होते हैं, बिल्कुल एंड पे नहीं होते हैं, एंड से थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं, ठीक। और पूरे बार मैग्नेट की अगर लेंथ बोली जाए वो ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है, और पोल से पोल की लेंथ क्या होती है, मैग्नेटिक लेंथ की। हम बेसिकली ज़्यादा काम किसका है, मैग्नेटिक लेंथ का काम है, ठीक है। अच्छा अब आता है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, ये जो लाइन जा रही है पोल से जाने वाली लाइन, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। डिफिनीशन नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि पूछी भी नहीं जाएंगी, बना लो इसको कहीं, बना लो साइड में, पोल तक ही बनाओ उसको। ये आगे चल के तुम्हारा अर्थ मैग्नेटिज्म में यूज़ होगा, मैग्नेटिक एक्सिस यूज़ होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक इक्वेटर भी यूज़ होता है, इसलिए बताना ज़रूरी है अभी। और उसके सेंटर से जाने वाली मैग्नेटिक एक और चीज़ होती है मैग्नेटिक इक्वेटर। वो क्या होती है, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। उसको वो भी बना लो। ये क्या होती है, मैग्नेटिक इक्वेटर। जो मैग्नेटिक एक्सिस से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा, ठीक है, जो कि क्या होगी, बिल्कुल सेंटर से जा रही होगी, उसको क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर बोला जाएगा, ठीक है। चलो इसको अब लिखने के बाद अब शुरू हो रहा है चैप्टर असली। हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, वो याद है, क्योंकि कुछ इसी तरीके से ये भी है। क्या होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था, क्यू चार्ज की स्ट्रेंथ या फिर चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई जो भी आपका दूरी होती थी चार्जेस के बीच में। ये वेक्टर क्वांटिटी थी इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म हमने रिप्रेजेंट कर देते थे। उसी तरीके से ये मैंने इसलिए लिखा है रिलेट कर सकूँ। जैसे कोई बार मैग्नेट है, मैग्नेटिज्म में क्या होता है, पोल सेपरेबल तो है नहीं, एक सिस्टम की फॉर्म में ही है, ठीक है। जैसे बार मैग्नेट है, नॉर्थ और नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल की कुछ स्ट्रेंथ होती है, साउथ पोल की भी कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ मतलब वैल्यू होती है। तो नॉर्थ या फिर इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, इसकी पोल स्ट्रेंथ इसकी पोल स्ट्रेंथ कुछ होगी,
तो बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है या फिर मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, अभी मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर लेते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ या फिर इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू या फिर इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पोल्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। दो पोल्स हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेबल है, ये सेपरेटेड है, तो ये क्या होगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल ही है। बार मैग्नेट भी क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल ही होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेट है या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं और दो डाइपोल मतलब दो पोल हैं उसमें, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है कि नहीं, समझ में आ गई बात। तो लिखिए अच्छा इसमें मैग्नेटिक डाइपोल में एन अरेंजमेंट ऑफ, मैग्नेटिक डाइपोल में लिखिए एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स फिर से बोल रहा हूँ, एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स separated by a small distance, by a small distance is called a magnetic dipole, is called a magnetic dipole। ये क्लियर हो गई होगी बात, ये तो बड़ी आसान है। एक सिस्टम होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसमें दो पोल्स होते हैं इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ के और सेपरेटेड होते हैं एक स्मॉल डिस्टेंस से। बार मैग्नेट भी क्या है, सोलेनॉइड क्या होता है, वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है, वहाँ पे भी नॉर्थ साउथ पोल बन रहे होते हैं ना। तो इसके आगे लिखे पॉइंट बना के, एवरी बार मैग्नेट इज अ, एवरी बार मैग्नेट इज अ, जहाँ कहीं भी नॉर्थ साउथ पोल बनेंगे वो क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल होगा। एवरी बार मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखें, एक करंट कैरिंग लूप भी क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है कि नहीं, उसमें करंट जा रहा है। तो अगर मैं बताऊंगा नॉर्थ पोल का साउथ पोल कैसे निकलेगा, जैसे कोई करंट है, करंट कैरिंग सॉरी लूप है, अब मुझे बताओ नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है। तो क्या करना है, करंट जिस तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ऐसे ऐसे बनती है ना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, जैसे मैं ऐसे बात करूँ तो क्लॉकवाइज होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी बेसिकली आपका अब सॉरी ये क्या करंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ बन रही है, तो नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा। कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल बन रहा है, साउथ पोल बन रहे होंगे, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं नॉर्थ होगा, कहीं ना कहीं साउथ होगा ही होगा, समझ रहे हो। तो एक करंट कैरिंग लूप भी क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। लिखिए, अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ magnetic dipole, loop behaves as a magnetic dipole। एक एटम भी क्या होता है, वो भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा होगा तो क्या होगा, करंट कुछ ना कुछ तो डेवलप हो ही रहा होगा। यदि चार्ज मोशन करता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो कुछ ना कुछ पोल्स जनरेट होंगे ही होंगे। तो एटम भी क्या करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। हम पढ़ेंगे भी आगे चल के, इलेक्ट्रॉन का मोशन पढ़ेंगे भी सर्कुलर पाथ में, तो उसमें हमें दिखाना होगा कि मैग्नेटिक डाइपोल, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, बताना होगा हमें। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, an atom acts as a, an atom acts as a, ये लिखना मत, ठीक है, ये तो समझाने के लिए बताया था। an atom acts as a magnetic dipole, magnetic dipole due to circulatory motion of, due to circulatory motion of the electrons, of the electrons around its nucleus। सीधी सीधी बात ये समझो, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वहाँ मैग्नेटिक डाइपोल होगा, या भी करंट जिस तरीके से फ्लो होगा, अब करंट भी फ्लो होगा तब चार्जेस फ्लो होंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं टॉर्क में।
पढ़ा है कि नहीं? एम बी साइन थीटा फॉर्मूला आता था, आई ए क्या होता था वहाँ पे, आई ए क्या होता था, डाइपोल मोमेंट ही तो होता था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इस पर, थोड़ा बहुत मैंने बताया भी था कि साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, ठीक। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ, इनकी कुछ ना कुछ पोल स्ट्रेंथ होगी, तो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस या मैग्नेटिक लेंथ। इसीलिए मैंने ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ में डिफरेंस बताया है, ठीक है। लेंथ कोई भी नहीं होगी, मैग्नेटिक लेंथ लोगे, ठीक है। क्योंकि पोल्स को सेपरेट करने वाली लेंथ कौन सी है, मैग्नेटिक लेंथ है। तो डाइपोल मोमेंट को कैसे बोलोगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ, ठीक। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती थी, नेगेटिव से पॉजिटिव होती थी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी, माइनस से प्लस की तरफ होती थी। याद रखना है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मैग्नेटिक स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू एम मान लेते हैं कि एक पोल स्ट्रेंथ है मल्टीप्लाई बाई 12 वेक्टर। ये 12 क्या है, बेसिकली मैग्नेटिक लेंथ है। याद रखना, ज्योमेट्रिकल लेंथ मत लिख लेना, या फिर लेंथ ही मत लिख के आ जाना, मैग्नेटिक लेंथ होगी, ठीक है। नोट कर लो इसको, ऐसे सॉरी डिफिनीशन लिख लो पहले। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट dipole moment is defined as the product of मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल लिख लो, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, बीच में एरो बना के लिख लो ऊपर। फिर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ। ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, सुन रहे हो, ये चार्ज नहीं, क्यू एम लिख दिया तो चार्ज हो गया, पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ का मतलब कितना ये खींच सकती है दूसरे को, ठीक है। दूसरी बॉडी या फिर दूसरे मैग्नेट को कितना खींच सकती है या रिपेल कर सकती है, वो स्ट्रेंथ बोली जाती है। कितनी फोर्स से, बेसिकली कितनी फोर्स से खींच सकती है या फिर धक्का दे सकती है। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ, ये लिख लेना भाई। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी लिख लेना, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। अभी मैं तरीका बता दूंगा कि करंट कैरिंग किसी लूप की मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, बता दूंगा, बता भी चुका हूँ शायद, बताया है उस समय टॉर्क जब पढ़ा रहा था। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और उसके बाद लिखिए सेकंड पॉइंट बना के, मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। इसकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, बताओ भाई, एसआई यूनिट क्या होती है, सोचो सोचो क्या यूनिट होती है। टॉर्क यार पढ़ा है, टॉर्क में बता तो चुका हूँ, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। आई ए होता था कि नहीं, आई मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द लूप, वही तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता था। देखना, पन्ने पलट के देखना, पता चलेगा। एम्पेयर मीटर स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। टॉर्क देखो, टॉर्क ऑन द लूप, देखिए पेज पलट के देखिए, मिल जाएगा ऑनलाइन में। चीज़ क्लियर है कि नहीं, ऐसा यूनिट एम्पेयर मीटर स्क्वायर होगी मैग्नेटिक मूवमेंट की। जूल पर टेस्ला भी होती है, एक और यूनिट होती है जूल पर टेस्ला, वो भी छोड़ो, एम्पेयर मीटर स्क्वायर होती है, यही काम भी आएगी। और उसकी यूनिट बहुत पूछी जा चुकी है एग्जाम में, यूनिट बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। इतना क्लियर है, तब आगे बढ़ें। चलिए अब हेडिंग डालिए।
कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, हेडिंग डालिए कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बड़ा आसान है, अगर आपका फोर्स वाला चैप्टर सही से पढ़ा है ना, तो और नहीं भी पढ़ा है तो तुम्हारा फोर्स वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसी पे बेस्ड है मैग्नेटिज्म। तो कूलॉम्स लॉ ऑफ जो फोर्स वाला लॉ था ना, उस तरीके से ये वाला भी लॉ है मैग्नेटिज्म का, ये कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अब दिमाग में आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। अरे यार, हमें ये तो पता है ना कि नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा है, यानी कि अगर मैं दो बार मैग्नेट ले आऊँ, तो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, दूसरा भी बार मैग्नेट ले आऊँ, तो ये क्या है, उसको खींच रहा होगा कुछ, यानी मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा होगा। या फिर मैं उल्टा करके रख दूँ इसको, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो धक्का दे रहा होगा। कहने का ये मतलब है कि दो पोल्स एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे या तो रिपल्सिव लगाएंगे। तो कूलॉम ने उनके लिए भी लॉ दे दिया कि जो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स होगी वो किस बेसिस पे होगी। तो याद करो वाला लॉ, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था जो हमने, उसमें क्या बोला गया था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम टू सेम यहीं पे उसने सेम अप्लाई कर दिया लॉ यहाँ पर। उसने क्या बोला, ये लिखना नहीं है, बस रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ। इसने क्या बोला कि जो भी दो पोल्स के बीच में या फिर दो मैग्नेट्स के बीच में बोल सकते हो, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। जैसे यहाँ पे क्या लग रहा है, साउथ साउथ के बीच में लग रही है। जो भी पोल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगी वो प्रोपोर्शनल होगी उनके प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, जो भी पोल स्ट्रेंथ होगी। मान लेते हैं QM1, पहले की एक पोल की दो मैग्नेट की बात हो रही है ना, QM1 क्या है, एक मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है या फिर एक पोल की पोल स्ट्रेंथ है। QM2 क्या है, दूसरे पोल की पोल स्ट्रेंथ है। उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी फोर्स। फोर्स का नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। और इन्वर्सली क्या प्रोपोर्शनल होगी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, यहाँ पे जब हटता था साइन प्रोपोर्शनलिटी का तो एक कांस्टेंट आ जाता था के, यहाँ पे बेटे का एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे के की वैल्यू क्या होती थी, अगर वैक्यूम में रखा गया हो तो क्या होती थी, क्या होता थी, अरे वो वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी भी मीडियम में रखा जाता था तो के एप्सिलॉन नॉट होता था। के क्या होता था वहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था। ये बिल्कुल पहले चैप्टर के पहले दूसरे दिन वाले टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये रख सकते हो, नहीं रख सकते, यहाँ कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई। μ0 क्यों कब आएगा, μ0/4 पाई कब लोगे, जब आपका वैक्यूम हो। ये मैं वैक्यूम में सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो अगर किसी दूसरे मीडियम में कर रहा होता था तो म्यू आ जाएगा, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया किसके लिए, यही फॉर्मूला हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स के लिए, फॉर्मूला किसी दो पोल्स के बीच में या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों के लिए। ठीक है, बिल्कुल रिलेट करके पढ़ सकते हो। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कुछ में है नहीं, बस यहाँ पे ये चीज़ चेंज हुई है। और Q1 Q2 चार्ज था, यहाँ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की यूनिट अपने आप निकाल सकते बड़े आसानी से। μ0/4 पाई की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ μ0, न्यूटन मीटर एम्पेयर -1। इसकी भी यूनिट नहीं पता, निकाल सकते बाइट सेवल लॉ जाके। ठीक है, और सॉरी टेस्ला मीटर एम्पेयर -1 होती है इसकी। इसकी हमें नहीं पता, सपोज आर की तो पता है, आर की क्या होती है, मीटर में होगी, फोर्स न्यूटन में होगा, इसकी यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, यूनिट निकालने के लिए पूछेगा ही नहीं पहली बार। क्लियर हो गई बात, चलो लिखो इसका स्टेटमेंट लिखिए। दिस लॉ स्टेट्स दैट, अच्छा ये जो एफ है, एफ बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है। फोर्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में नॉलेज दे रहा है। लिखिए, इसमें लिखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट the force of attraction
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strengths ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ ही तो है, पोल स्ट्रेंथ्स and inversely proportional to square of distance between them यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लो। समझ में आया तुम लोगों को? क्या भाई समझ में आ रहा है ना? लिख लिया? अच्छा, अब एक चीज़ आती है क्योंकि आगे यूज़ होगी चीज़, इसलिए बता रहा हूँ। यूनिट मैग्नेटिक पोल क्या होता है? यूनिट मैग्नेटिक पोल यानी कि अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, जो पोल स्ट्रेंथ क्या हो, 1 हो, तो कैसे डिफाइन करोगे? देखो, अगर क्यू m1 बराबर हो क्यू m2 के, मान लेते हैं 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है, और r कितना हो, 1 यूनिट हो, तो f बराबर क्या हो जाएगी? μ0/4 हो जाएगी। और μ0/4 किसके बराबर होती है? 10⁻⁷ के। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूँ कि यूनिट मैग्नेटिक पोल को डिफाइन करो, यूनिट मैग्नेटिक पोल का मतलब जिसकी स्ट्रेंथ क्या हो, 1 यूनिट हो। अब यूनिट कुछ भी हो सकती है। एसआई यूनिट की बात करो तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होनी चाहिए? मैग्नेटिक पोल डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? अभी पढ़ा है, QM × 2L या फिर L, जो भी लेंथ है ये, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का मैं यूनिट बता रहा हूँ क्या हो रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। आप यूनिट किसी की भी निकाल सकते हो, बस इसको डिवाइड कर दो मीटर से, यानी मीटर हो रही है ना, डिवाइड करो। QM की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर मीटर आ गई कि नहीं? तो जैसे तुमसे पूछ के, पूछा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की यूनिट नहीं पूछी जाती है, फिर भी अगर पूछ ली जाए तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपके पास है ना, आप किसी की भी यूनिट निकाल सकते हो। बहरहाल हमें क्या डिफाइन करना है? यूनिट मैग्नेटिक पोल को। कैसे डिफाइन करोगे? यूनिट मैग्नेटिक पोल वो आइडेंटिकल पोल्स होते हैं जिनकी अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो और उनको 1 मीटर या फिर 1 यूनिट की डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाते हैं? 10⁻⁷ न्यूटन की फोर्स लगाते हैं। अगर दो पोल्स कितनी दूरी पे हो, 1 मीटर की दूरी पे हो या फिर 1 यूनिट की दूरी पे हो, खासकर एक, क्योंकि हम न्यूटन की बात कर रहे हैं तो हम मीटर की बात करेंगे, ठीक है, SI यूनिट होती है वो। तो दो पोल्स यूनिट मैग्नेटिक पोल तब बोले जाएंगे अगर उनको 1 मीटर की दूरी पे रख दिया जाए और एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएं? वो 10⁻⁷ न्यूटन की फोर्स लगाएं। तो ऐसे मैग्नेटिक पोल्स क्या बोले जाएंगे? यूनिट मैग्नेटिक पोल। समझ गए? बड़ा आसान है यार, इसमें क्या है, लिख लो, ये चीज़ लिख लो। यहाँ 1 यूनिट या 1, यहाँ पे 1 मीटर लिख लो सीधे सीधे।
ऑनलाइन में बात क्लियर हुई कि नहीं? इसमें लिख लो a unit magnetic pole may be defined as that pole which when placed in vacuum at the distance of 1 meter from an identical pole repels it with a force of 10 to the power minus 7 न्यूटन ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हेडिंग डालिए। अरे ऑनलाइन में लिख लिया सबने ये वाला? चलिए अब हेडिंग डालिए। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट magnetic field of a bar magnet at an axial point। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है। और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बेसिकली कितनी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स लगाता है, वही क्या होती है उसकी स्ट्रेंथ बोली जाती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम एक बार पढ़ भी चुके हैं, जो पैरेलल कंडक्टर पढ़ा था हमने, दो पैरेलल कंडक्टर एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला बन के आया था, वहाँ पे हमने 1 टेस्ला को डिफाइन करके भी बताया था। तो 1 टेस्ला होता क्या? बेसिकली एक फोर्स होती है जो कि दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में लग रही होती है, जो कि 1 मीटर अपार्ट सेपरेटेड हो, और एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हो? 10 की पावर -7 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम फोर्स के टर्म में ही निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, एक्सियल पॉइंट क्या होता है? जो एक्सियल लाइन पे लाई करें। एक्सियल लाइन क्या होती है? अभी पढ़ा चुके हैं। मैग्नेटिक एक्सिस जो होता है वही तो एक्सिस लाइन होती है। तो ध्यान से देखना, वही डाइपोल वाला है। डाइपोल जो जैसा हमने डेरिवेशन किया था, डाइपोल वाला जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला किया था, याद है? उसमें एक्सियल पॉइंट पे हमने क्या निकाली थी? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। सेम वही डेरिवेशन, कुछ भी अलग नहीं है। सपोज दिस इज द बार मैग्नेट, ये साउथ पोल मान लेते हैं, नॉर्थ पोल मान लेते हैं। क्यों ऐसा किया हमने? वहाँ पे क्या करते थे? निगेटिव वाले को इधर रखते थे, पॉजिटिव वाले को इधर रखते थे चार्ज को। क्यों? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती थी। यहाँ पे क्या है? साउथ से नॉर्थ होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, इसलिए हमने ऐसे रखा है। उल्टा भी रख सकते हो, लेकिन उल्टा काम क्यों करोगे? वही बात है। एक एक्सिस बना लिया हमने, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। और इस पर कोई पॉइंट P है जिस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। समझ रहे हैं? अच्छा, इसका सेंटर है कुछ, इस मैग्नेट का कुछ सेंटर होगा। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है? कौन सी लेंथ? मैग्नेटिक लेंथ की बात हो रही है। मान लेते हैं कितनी है? 12 है। 12 क्यों ली? L भी ले सकते थे आसानी के लिए। मान लेते हैं L है, ये भी L है। और सेंटर से दूरी लेते थे कि नहीं लेते थे? R ले लेते थे। अब देखो, लेने को तो हम यहाँ से भी R ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सरल तरीका है, इसलिए लेते हैं इसको। नॉर्थ पोल से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी P पॉइंट की? R माइनस L। साउथ से कितनी हो जाएगी? R प्लस L। अब मैंने P पॉइंट पे निकालना है। P पॉइंट पे मुझे क्या रखना है? कि यूनिट मैग्नेटिक पोल रखना है। क्या रखना है? यूनिट मैग्नेटिक पोल। अभी इसीलिए तो डिफिनीशन लिखवाई थी। यूनिट मैग्नेटिक पोल पता है क्या होता है? जिसकी स्ट्रेंथ, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, जो भी हो 1 हो। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, फोर्स ड्यू टू नॉर्थ कितनी लगेगी? एक
नॉर्थ पोल इस पे लगाएगा फोर्स, एक साउथ पोल फोर्स लगाएगा, क्योंकि हमें पता है दो पोल्स आपस में फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। तो नॉर्थ पोल पी पॉइंट पे जो पोल है यूनिट मैग्नेटिक पोल है, उस पर कुछ फोर्स लगाएगा, कितनी लगाएगा बताइए? μ0/4π, इसका स्ट्रेंथ क्यू मान लेते हैं, क्यू एम मान लेते हैं। अच्छा इसकी स्ट्रेंथ मान लेते हैं सेम है, साउथ और नॉर्थ की सेम है, ठीक है, सेम ही होगी भी। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, नॉर्थ पोल की क्यू एम हो गई, मल्टीप्लाई बाई इसकी स्ट्रेंथ कितनी 1 है, ठीक है, यहाँ 1 हो गया मल्टीप्लाई, और डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच में, r-l का होल स्क्वायर। और यही तो लॉ अभी पढ़ा है हमने, फोर्स बिटवीन टू पोल इज इक्वल टू μ0/4π प्रोडक्ट ऑफ पोल्स अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, हमेशा आर स्क्वायर ही थोड़ी ना होगा। तो पहले पोल की स्ट्रेंथ क्या है, क्यू एम, दूसरे की 1 है, तो क्यू एम ही बचेगा अपॉन r-l का होल स्क्वायर, जो भी दूरी है उसके बीच में, ठीक है। एफ साउथ बताओ। अच्छा इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी फोर्स की, यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल रखा है यहाँ पे, यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो बताओ कैसी डायरेक्शन हो, किस तरफ होगी इसकी डायरेक्शन, रिपल्सिव होगी ना। तो यहाँ पे नाम भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगी एफ एम। क्यों लगेगी रिपल्सिव, भैया मैंने यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लिया है, ठीक है, इसलिए रिपल्सिव लगेगी। अच्छा एफ साउथ क्या हो जाएगा बताइए, क्यू एम, इसका जो भी है दूरी कितनी है, r+l का होल स्क्वायर। इसका नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, साउथ वाला नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी एफ साउथ। अब जो भी नेट फोर्स आएगी वो क्या होगी, एफ एन माइनस एफ एस होगी या एफ एस माइनस एफ एन होगी, बताओ एफ एन बड़ा होगा कि एफ एस बड़ा होगा, बराबर होंगे कह रहा है, तुम बताओ, एफ एन बड़ा होगा, तो दिमाग लगाइए, जो दूरी जो पास में होगा वो फोर्स ज़्यादा लगा रहा होगा, r-l बड़ी है, बाकी चीज़ें सेम है ना, देखो μ0 सेम है, 4π सेम है, QM भी सेम है, ये चीज़ चेंज हो रही है ना। तो r-l बड़ा है कि r+l बड़ा है, r-l बड़ा है, तो जो चीज़ बड़ी होगी डिनोमिनेटर में वो बड़ा वैल्यू देगी, सॉरी जो चीज़ छोटी होगी बड़ी वैल्यू देगी। ये छोटा है तो FN बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये बड़ा है तो FS छोटा हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, FN ग्रेटर देन FS, समझ गया। अच्छा अब तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, या फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, या फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी पी पॉइंट पे, बी एक्सियल मान लेता हूँ मैं, इसको नाम दे दे रहा हूँ बी एक्सियल। कन्फ्यूज मत होना, मैंने क्या पहले बता दिया था, जो भी निकलेगा फोर्स की फॉर्म में ही निकलेगा। तो बी एक्सियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एन माइनस एफ एस हो जाएगी। एफ एन की वैल्यू क्या है, μ0/4π क्यू एम अपॉन r-l, माइनस एफ एस की वैल्यू क्या है, और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम कुछ, क्यू एम भी कॉमन ले सकते हैं, μ0/4π भी कॉमन ले सकते हैं। वन अपॉन r-l का होल स्क्वायर माइनस r+l का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, क्या हो जाएगा μ0/4π क्यू एम, ये बताओ कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या होगा, आर माइनस एल r+l, उसका होल स्क्वायर करा गया है, तो r-l का होल स्क्वायर हो जाएगा, r+l का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अरे ऐसे तो वहाँ पे भी कर रहे थे, देखते रहा करो, पीछे वाला रिवीजन करते रहा करो, भूल गए होगे सब, क्योंकि रिवीजन नहीं किया, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, आप जितना टच में रहोगे उस चीज़ के, वरना क्या होगा धीरे धीरे इकट्ठा होता जा रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए ज़रा, अगर मैं एलसीएम मैंने लेके यही आएगा, एलसीएम लेके ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा, r+l का होल स्क्वायर बचेगा कि नहीं, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, r-l का होल स्क्वायर। ये तो बेसिक मैथ हमने यूज़ की है, कुछ भी ऐसा कुछ नया नहीं किया है। इसको सॉल्व करके बताओ ऊपर क्या आएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2rl, याला सॉल्व करके हमने कर दिया, माइनस इसको जो भी लिखना है ब्रैकेट में लिखना होगा, क्योंकि पहले क्या है माइनस है, तो साइन चेंज कर देगा सब कुछ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, और अपॉन में क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ आप देखो क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और यानी 4rl बचेगा, बेसिकली क्या बचेगा 4rl। क्यू एम
2r मल्टीप्लाई बाय एल है, सॉरी 4r मल्टीप्लाई बाय एल है। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2l मल्टीप्लाई बाय 2r ऐसे लिख सकते हैं। तो 4rl हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे यार 4rl है, चाहिए लिख लो। ये क्यों लिख रहे हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाना है इसलिए। वहाँ पे क्या बनाना होता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी ले आते थे। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन बी एक्सियल चल रहा है, अभी भी बी एक्सियल ही चल रहा है। ये जो चीज़ है किसके बराबर हो जाएगी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर हो जाएगी कि नहीं? इस मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर। तो वो उसका साइन क्या होता है? एम होता है, स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ये क्या है? जनरल फॉर्मूला है। तो ऐसा करो, यहाँ तक नोट करो पहले, बिल्कुल सब बनाओ, सब ऐसे लिख लेना, कंसीडरिंग यूनिट नॉर्थ पोल मैग्नेटिक पोल एट पी। अब शुरू कर लो। यूनिट नॉर्थ मैग्नेटिक पोल हमने पी पे माना है, ठीक है? अभी हम करेंगे, अभी आएंगे। वो शॉर्ट मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा। जनरल फॉर्मूला तो यही है, उसके बाद हम जो कुछ करना है बाद में करेंगे। ऑनलाइन में ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं भाई? समझ में आया कि नहीं? इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस कुछ क्वांटिटीज चेंज हो गई, बाकी प्रोसीजर वही है। इसको नोट कर लो। चलो वो भी बता ही देते हैं। अगर क्या है ये क्या तुम्हारा ये जो बार मैग्नेट है वो छोटा है, फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट। जब बहुत छोटा बार मैग्नेट हो जाएगा, लेंथ भी बहुत छोटी हो जाएगी एज कम्पेयर टू डिस्टेंस आर। एल बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा? क्यों भाई? तो लिख सकते हैं हम एल बहुत छोटा है आर से, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा? बी एक्सियल की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम मल्टीप्लाई बाई 2r, और एल स्क्वायर क्या वो हो जाएगा नेग्लेक्ट, तो आर की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आर क्यूब, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ बी एक्सियल, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ बी एक्सियल। अच्छा, इस जो मैग्नेटिक फील्ड जो है या फिर नेट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ ही होगी, ठीक है? तो वो चलो बात की बात है। तो बी एक्सियल की डायरेक्शन किस तरफ होगी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की तरफ ही होगी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस तरफ जा रहा है? इस तरफ। और नेट मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी किस तरफ जा रही है? इस तरफ ही जा रही है। नोट कर लो। यहाँ लिख लेना स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ, यहाँ पे लिख लो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ई। बी वेक्टर बेसिकली है ये, इसका मैग्नीट्यूड निकाला गया है। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? चलो पहले इतना नोट करो फटाफट। यहाँ दिखाना चाहो दिखा सकते हो। एम वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। और बी एक्सियल की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी? इस तरफ ही होगी। वहाँ पे क्या होता था? जो डाइपोल मूवमेंट होता था वो किसकी डायरेक्शन में होता था? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होती थी एक्सियल के केस में। यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट।
अब हम बार मैग्नेट की वजह से, कल हमने क्या निकाला, एक्सियल पॉइंट पे निकाला था, आज हम क्या निकालेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डेरिवेशन जैसे किया था बिल्कुल हूबहू वैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है। इसी बहाने आपका एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए एक बार मैग्नेट ले लो, दिस इज बार मैग्नेट, ये साउथ पोल सपोज दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, एक्सेस से जो परपेंडिकुलर होती है। सपोज दिस इज द एक्सेस और इसके परपेंडिकुलर मैंने कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई लाइन खींच दी। मच्छर काट रहा है अभी भी, मच्छर अभी भी काट रहे हैं, नहीं वो काट रहे थे ना। इसकी लेंथ में मैग्नेटिक लेंथ कितनी मान लूँ, 12 मान लेता हूँ, तो ये L हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, दिस इज सपोज O पॉइंट है, ये क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ द मैग्नेट है। ठीक है, यहीं से एक इक्वेटोरियल लाइन गई हुई है। यहाँ पे मैं कोई पॉइंट P ले ले रहा हूँ जिस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, सपोज ये एंगल कितना है, थीटा है, ये भी थीटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये जो पॉइंट P है, सपोज ये R डिस्टेंस पे मान लेते हैं, R डिस्टेंस पे है, ये L है, ये R है, एक तरीके से ये राइट ट्रायंगल हो गए दो की नहीं है। ये लेंथ बताओ कितनी हो जाएगी, √r² + l² हो जाएगी, ये भी √r² + l² हो जाएगी ना। P पॉइंट पे क्या है, यूनिट नॉर्थ पोल है, क्या है, यूनिट नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल इस पे कैसी फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये Fn हो गई, क्या हो गई, Fn। साउथ पोल, अब दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या होंगी, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की सेम होंगी। ठीक है, मान लेते हैं QM है पोल स्ट्रेंथ, ये तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, और ये कैसी लगाएगा, इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, यूनिट नॉर्थ पोल पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये Fs हो गया। अब हमें क्या करना है, एक पैरेलल लाइन खींचनी है इसके। दूसरा भी एक तरीका है, आसान तरीका है ज़्यादा, ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्यों भाई, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा एंगल। अब देखो ये दो फोर्स के कंपोनेंट्स हैं, फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, ये नॉर्थ पोल वाला है, नॉर्थ पोल की फोर्स है, ये साउथ पोल की फोर्स है। दो कंपोनेंट हैं जो कि थीटा एंगल पे बेस लाइन से जा रहे हैं, तो इसके फर्दर इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है, नॉर्थ पोल वाले को भी और साउथ पोल वाले को भी। एक एक करके रिजॉल्व करते हैं, इसको पहले करो। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा कंपोनेंट इसका, कॉज वाला, Fn कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा साइन थीटा वाला कंपोनेंट, Fn साइन थीटा। ये तो हो गए इस वाले फोर्स के कंपोनेंट। इस वाले के करो, Fs कॉस थीटा इधर जाएगा, जो बेस से लगा होता है उस तरफ कौन सा कंपोनेंट होता है, थीटा वाला, उस कॉज वाला, थीटा इससे लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे Fs कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे नीचे साइड पे क्या आ जाएगा, Fs साइन थीटा। कितना समझ में आ गया, इसको पहले बना लो, इस वाले डायग्राम को बना लो पहले। ऑनलाइन सबको सुनाई दे रहा है, ये सर, चलो।
बन गया क्यों भाई? आ जाओ आ जाओ। अंशुमान भी आ रहा है? नहीं आएगा वो? हो गया? अब सुनो ध्यान से, पहले मैं एफ एन की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, एफ एस की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। क्या दोनों सेम होंगी? एफ एन और एफ एस सेम होगा कि नहीं होगा? पी पॉइंट बराबर दूरी पे है ना पोल से, तो सेम ही होगा। पिछले डेरिवेशन में क्या था, जो पी पॉइंट था जो इधर पड़ रहा था, वो नॉर्थ पोल से अलग दूरी पे था, साउथ से अलग दूरी पे था, इस वजह से फोर्स अलग अलग हो गई थी। इस केस में क्या होगा, फोर्स सेम ही होगी कि नहीं? एफ एन इज इक्वल टू एफ एस होगी, कितनी होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम, जो आपका पोल की स्ट्रेंथ है नॉर्थ और साउथ पोल दोनों की, अपॉन डिस्टेंस जो भी है, डिस्टेंस कितनी है भाई? याली अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, अपॉन में आर स्क्वायर होता है ना, मतलब दूरी का स्क्वायर, तो दूरी का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4m क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब क्या है, एफ एन साइन थीटा वाला कंपोनेंट, यानी साइन थीटा के कंपोनेंट देखिए, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। एफ एन और एफ एस तो बराबर हैं, साइन थीटा और साइन थीटा भी बराबर होगा। ये वाला कंपोनेंट इसको कैंसिल आउट कर देगा कि नहीं कर देगा? है, ये बात समझ में आई कि नहीं? एफ एन साइन थीटा एंड सॉरी इज इक्वल टू एफ एस साइन थीटा एंड इज इक्वल एंड अपोजिट लिख दो, इज इक्वल एंड अपोजिट टू एफ एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा एक दूसरे से इक्वल हैं और अपोजिट हैं। देयरफॉर दीज कंपोनेंट्स विल बी कैंसल्ड आउट। बचा हुआ कंपोनेंट क्या हुआ, यही वाला कंपोनेंट है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेट फोर्स हो जाएगी पी पॉइंट पे क्या होगी, इसके वजह से इसके वजह से थी, जिसमें से इन दोनों ने अब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या, यही तो बचे दो। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी कितनी हो जाएगी भाई? बी इक्वेटोरियल लिख दे रहा हूँ मैं इसको, बी इक्वेटोरियल नाम से देख ले रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत हो रही है? बी इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एफ एन कॉस थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। अब एफ एन एफ एस बराबर ही हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 एफ कॉस थीटा लिख सकते हैं, एफ एन लिख लो यार, एफ एन एफ एस बराबर ही तो है, ठीक है। तो 2 एफ एन की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है कि नहीं है? कॉस थीटा की वैल्यू देखो इस ट्रेंगल से, चाहे तो इस ट्रेंगल से निकाल लो, चाहे तो इस ट्रेंगल से निकाल लो, बताओ क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, समझ रहे हो ना? दिस इज बेस, थीटा के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, थीटा से लगा वाला क्या होता है, बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, दिस इज बेस यानी कि एल। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाला, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं भाई, इसको 1/2 पावर लिख दिया, बस कुछ नहीं, अब सॉल्व करना है। तो बी इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम इंटू एल अपॉन, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 प्लस 1/2 ऐड हो जाएंगी पावर्स की नहीं, तो 3/2 हो जाएगी पावर की नहीं, बस आ गया आंसर कि 2 क्यू एम एल, ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, 2 क्यू एम मल्टीप्लाई बाई 2 एल, ऐसे साथ साथ लिख दे रहे हैं, ज़्यादा सही लगेगा, क्यू एम मल्टीप्लाई बाई 2 एल, ऐसे लिख दिया मैंने साथ में, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो बी इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन, ये एम हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट,
दिस इज़ द जनरल फार्मूला, बी इक्वेटोरियल का जनरल फार्मूला हो गया। यही तो उसमें भी आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, एम की जगह पे क्या हो गया था, पी हो गया था, समझ रहे हो। और एक्सियल में क्या होता था, 2p होता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह पे क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता था। ये चीज़ वही रहती थी, ठीक है। अगर शॉर्ट हो ये बार मैग्नेट क्या हो, शॉर्ट लेंथ का हो, तब क्या होगा, और शॉर्ट बार मैग्नेट, ये आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी एल से। ये जो आर है एल से बहुत बड़ा होगा। तो ये साइन होता है बहुत बड़े का, ये वाला साइन होता है। तो एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको, बचेगा क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन, ये कैंसिल आउट कर दो तो क्या बच जाएगा बताइए, आर क्यूब बचेगा। तो उस केस में ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बात करूँ, इन वेक्टर फॉर्म, तो बी इक्वेटोरियल कैसे लिख सकते हो। अब देखो बी इक्वेटोरियल की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। बी इक्वेटोरियल किस तरफ जा रहा है भैया, इस तरफ जा रहा है। ये नेट किस तरफ है, बी इक्वेटोरियल इसी तरफ तो है। और जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है इस तरफ है, साउथ से नॉर्थ। तो यहाँ से ये डायरेक्शन किसकी है, एम की डायरेक्शन है। दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। तो वेक्टर में जो कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज एक दूसरे के अपोजिट होती है तो माइनस साइन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन का आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम के ऊपर वेक्टर का साइन आ जाएगा, बस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला हो गया। अगर इसको लिखोगे तो यहाँ माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम के ऊपर वेक्टर आर क्यूब फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये उसके लिए फॉर्मूला, ठीक है, पूरा नोट कर लो। कुछ भी अलग नहीं है यार, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो है इक्वेटोरियल वाला, जहाँ जहाँ पी था वहाँ एम आ गया बस, और कुछ भी फर्क नहीं आया। और एक्चुअल में मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा सिमिलर है। जैसे हमने टॉर्क वाला निकाला था, वहाँ पे जहाँ जहाँ ई है वहाँ बी कर दो, ठीक है। कुछ ऐसे रख, एक ये एक डाइपोल है, एक ये डाइपोल है। तो इसका एक्सिस इस वाले इसके एक्सिस से परपेंडिकुलर है कि नहीं, इसका एक्सिस ऊपर जा रहा है, इसका एक्सिस ऐसे आ रहा है, 90 डिग्री पे है कि नहीं। हमें बताना है इनके बीच में कुछ सेपरेशन है 2 मीटर का, कितने का दे रखा है, 2 सेंटीमीटर का, जितने का भी हो उसके बीच में निकालना है हमें नेट जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। करो डायग्राम बनाओ, कुछ 1-2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो। मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ जिससे कि थोड़ा क्लियर हो जाए। एक आपका ये है साउथ नॉर्थ, मान लो इधर ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, और एक हमने ऐसे रखना है, यहाँ पे मान लो कुछ ये साउथ पोल है, नीचे मान लो साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ठीक है। अब करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्थ नीचे मान लो साउथ ऊपर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी और क्या, ठीक है। ऐसे रखो, बीच में रखो, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे रखो, इक्वेटोरियल लाइन पे आना चाहिए ना, कुछ ऐसे जा रहा होगा। ये आपका साउथ मान लो या फिर नॉर्थ मान लो, उसको साउथ मान लो, इसको नॉर्थ मान लो, कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी डायरेक्शन उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, कुछ ऐसे। एक क्वेश्चन और करते हैं, ऑनलाइन में नोट कर लिया सबने ये वाला। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और है, लिखो लिख लो सभी लोग, मैंने इसकी फ़ोटो नहीं ली है, लिखो 2 शॉर्ट मैग्नेट्स
मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, 2 शॉर्ट मैग्नेट्स P and Q are placed one over other with their magnetic axis mutually perpendicular to each other. It is found that the resultant at a point on the prolongation of the magnetic axis of the P तो प्रोलॉन्गेशन के बाद फिर से of P, capital P, is inclined at 30 degree with the axis. Compare the magnetic moments of the two magnets. ये अपने आप करोगे अभी, बहुत आसान है क्वेश्चन। मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये डायग्राम भी खुद ही बनाना है आपको। सब दिया हुआ है कंडीशन। कुछ मैग्नेट्स ऐसे रखे हुए हैं, देखो, एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, एक के ऊपर एक ऐसे रखा हुआ दूसरा मैग्नेट। इसका मैग्नेटिक एक्सिस ऐसे होगा, इसका मैग्नेटिक एक्सिस ऐसे होगा, बाकी सब दिया हुआ है। इन दोनों का रिजल्टेंट 30 डिग्री पे है। क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो। 3 मिनट दे रहा हूँ, 4 मिनट में हो जाना चाहिए। कैलकुलेशन छोड़ दो, मतलब फिगर विगर बना के शुरुआत तो हो जाएगी 3 मिनट में। ट्राई करो। दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट सेम नहीं है, इस बार अलग आइडेंटिकल नहीं है दोनों, ठीक है। M1 और M2 का हमें रेशियो पता करना है। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, बस सीधे कंपेयर करने हैं उनके मैग्नेटिक मूवमेंट। ये मैग्नेट P मान लो और इसको Q मान लो। आप कुछ भी मान सकते हो, इसको P मान सकते हो, इसको Q मान सकते हो। बस याद रखना, जो लैंग्वेज है उसको आप सही से अप्लाई करना है, ये नहीं कि जो बोला गया कर कुछ और रहे हो। ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, फिर भी थोड़े कभी कभी पूछ लिए गए हैं, तो इसलिए मैंने करवा दिए हैं। 2 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन ही में अगर बात समझनी होगी, समझ गए होगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे, वरना हम 10-20 करवा दें, कोई फ़ायदा नहीं। करवाऊँ मैं? प्रोलॉन्गेशन मतलब क्या होता है, उसके मैग्नेटिक एक्सिस को आगे बढ़ा दिया गया, यही तो होता है प्रोलॉन्गेशन, और क्या होता है। चलो अच्छा, देखो बहुत टाइम ले रहा हो भाई तुम। देखिए,
मैं लैंग्वेज पढ़ता जा रहा हूँ, उसका मतलब बताता जा रहा हूँ। देखो इधर ध्यान से, अब इधर देख लो, फिगर बना तुम लोग का, कुछ तो डायग्राम बना होगा, गलत बन रहा है भाई। सपोज ये पी मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल क्या है इसका, इधर है, ठीक। एक दूसरा मैग्नेट है, अच्छा इसका मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगा, इस तरफ होगा, ये पी मैग्नेट है, ठीक है। दो मैग्नेट्स हैं पी और क्यू। दूसरा बार मैग्नेट क्या है, ऐसे जा रहा है, कुछ क्रॉस रखे हुए हैं ना एक दूसरे से, म्यूचुअली एक के ऊपर ओवरलैप्ड रखे हुए हैं। ये साउथ वन मान लेते हैं, साउथ नॉर्थ वन मान लेते हैं, क्योंकि सेम नहीं है इस बार। उसने बोला ना इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अलग है, इसका अलग है, यानी कि साउथ पोल नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी अलग अलग होगी। दिस इज साउथ पोल मान लेते हैं इसको, दिस इज नॉर्थ पोल मान लेते हैं, एंड टू साउथ, ये क्यू मैग्नेट है। हमसे आगे बोलता है कि विद देयर मैग्नेटिक एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों के मैग्नेटिक एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है। क्वेश्चन की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों के मैग्नेटिक एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है कि नहीं। देखो ठीक, आगे बोलता है इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टेंट फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द प्रोलॉन्गेशन ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ पी। ये पाया जाता है कि अगर हम पी वाले का मैग्नेटिक एक्सिस प्रोलॉन्ग कर दें, आगे बढ़ाएं, तो किसी पॉइंट ए, कोई पॉइंट है यहाँ पे, इसको आगे बढ़ाने पे कोई पॉइंट मिल रहा है हमें, ए पॉइंट, कुछ भी नाम दे सकते हो उसका, ओ पॉइंट देना, ओ दे तो चलो। इस पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ पी इज इंक्लाइंड 30 डिग्री विद द एक्सिस। इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इसकी और इसकी वजह से, पी और क्यू की वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो अभी निकली थी, जैसे अभी निकाली थी हमने, वो कितना एंगल बना रही थी, tan इनवर्स 1/√2 बना 1/2 बना रही थी। यहाँ पे कुछ भी बना सकती है, यहाँ 30 डिग्री बना रही है, ये मान लेते हैं रिजल्टेंट है, इसको आगे मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। ये कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री बना रही है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूट द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द टू मैग्नेट्स। इसके और इसके मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो पता करना है। ये देखना कितना आसान क्वेश्चन है, अभी देखना तुम। इसका मान लेते हैं m2 है, इसका m1 मैग्नेटिक मोमेंट है, मान लेते हैं इस वाले का m1 है, इसका m2। गौर से देखो, ओ पॉइंट इसके कहाँ लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे कर रहा है, इस क्यू वाले के, देखो ऐसे है, तो सेंटर से जाने वाली उससे, ये इक्वेटोरियल पॉइंट ही तो हुआ इस वाले के लिए, और इस वाले के लिए क्या हुआ, एक्सियल पॉइंट हुआ, समझ रहे हो। तो पहले पी वाले मैग्नेट की बात करूँ मैं, पी वाले मैग्नेट की बात करूँ तो इस पे इस पॉइंट पे इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, नॉर्थ से दूर जाती है। डेरिवेशन बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। तो ये मान लेते हैं B1 है, ये क्या है B1, इसकी वजह से जो है, और इसकी वजह से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगी। साउथ पोल हमने लिया था, ये देखो साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी, तो साउथ पोल की तरफ ही तो जाती है, तो यहाँ पे मैंने B2 कर दिया। क्लियर है इतना। थीटा 30 डिग्री दे रखा है, tan 30 डिग्री कितना होता है, या फिर B1 B2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/4 दूरी, और ये तो दूरी है, मान लेते हैं सेम, भाई सेंटर जब सेम है तो दूरी भी सेम होगी है। शॉर्ट बार मैग्नेट की बात कर रहा हूँ मैं, ये ओ पॉइंट की दूरी इस वाले मैग्नेट से, इस वाले मैग्नेट के सेंटर से, और इस वाले मैग्नेट के सेंटर से सेम ही होगी, क्योंकि सेंटर कोइंसाइड कर रहा है ना दोनों का, तो आर तो दोनों के लिए सेम होगा। तो इसका फॉर्मूला B1 का फॉर्मूला क्या होगा, 2m/m1/r3। B2 क्या हो जाएगा, μ0/4 सॉरी ये इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगाओ, m2/r3। अब आते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। 30 डिग्री क्या है भाई, B1 और B2 के बीच में थोड़ी ना एंगल है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, tan 30 डिग्री, और B1 और B2 तो 90 डिग्री पे होंगे, तो फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं, B2/B1 यूज़ कर सकते हैं। ये केवल फॉर्मूला कब यूज़ करोगे, जब दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल हो, नहीं तो एक जनरल फॉर्मूला होता है वो एक होता है फॉर्मूला P sin θ/Q + P cos θ, ये होता है फॉर्मूला असलियत में। थीटा 90 डिग्री रखो जरा, 90 डिग्री ये हट जाएगा, तो P/Q आएगा। P मतलब ये वाला, Q मतलब ये वाला, ठीक है। सॉरी Q होता है ऊपर, Q sin θ/P + Q cos θ, तो Q/P आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस अपॉन दिस, ये Q है, ये P है। 90 डिग्री में डायरेक्ट लिख लिया करो। B2 की वैल्यू कितनी है, ये है μ0/4 m2/r3। ये वाला देखो जरा, μ0/4 2m1/r3, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बचेगा क्या, m2/2m1। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। वहाँ पे क्या है, m2/m1, 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, ये रेशियो आ गया, और क्या चाहिए, 2/√3 रेशियो हो गया। ये 2 उठ के इधर चला जाएगा, देखो लिख लो, कुछ डाउट हो पूछ लो।
ऑनलाइन में जब सबको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था यार, इसमें बस लैंग्वेज समझने का खेल था। और m1/m2 क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अरे ऑनलाइन में क्लियर है कि नहीं भाई? ये डायग्राम सही से बनाना। अब देखो, अगर मैं नॉर्थ इधर ले लेता पुल तो क्या होता, नीचे बनता। क्या कुछ फ़र्क आता आंसर में? कुछ नहीं फ़र्क आता। ये B2 नीचे आ जाता और क्या हो जाता, 30 डिग्री ऐसे बन रहा होता। समझ रहे हो ना? इसका नेक्स्ट टॉपिक हम समझा दे रहे हैं, लिखवाएंगे कल, टाइम बचा नहीं है। अभी देखो क्या टाइम हो रहा है। ऐसा करते हैं, नया टॉपिक कल पढ़ाते हैं, लंबा थोड़ा टॉपिक है, इसको नोट कर लो। कुछ डाउट हो पूछ लो भाई, हल्का फुल्का छोटा मोटा को डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है ना? ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको कल का क्लियर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन जो है क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें क्या दोनों कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, आज का और कल का।